हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, जो कि सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लास 8। आइए स्टार्ट करते हैं। तंजानिया यानी अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती थी। शीघ्र मतलब जल्दी उठती थी। उसे बहुत दूर जाना पड़ता था और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्किंग के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार उन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधन उपलब्धता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% जो भूमि है उस पर केवल विरल जनसंख्या है और वह निर्जन है। ठीक है, आओ कुछ तरीके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा, प्रकार और जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि प्रकार लोगों की जीवन शैली इन द्वारा प्रभावित हुई है। अब देखिए, जो माम्बा है वो अफ्रीका के छोटे से गांव में रहती है और शीघ्र उठती है और उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है पानी लाने के लिए। ठीक है, तो कितनी समस्या है यानी अफ्रीका तंजानिया में पानी की, कि उसको इतना दूर जाना पड़ता है ना। घर के कामों में भी वो अपनी माँ का हाथ बटाती है, भाइयों की बकरियों की देखभाल करती है। पूरा परिवार जो है उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। और माम्बा के जो पिता हैं वो कठिन परिश्रम करने के बाद भी मक्का और सेम उगा सकते हैं और फिर भी वो साल भर में खाने के लिए पर्याप्त नहीं रहता उनके लिए। वहीं न्यूजीलैंड में भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में पीटर रहता है और उसका परिवार जो है ऊन का प्रक्रमण का कारखाना है, मतलब ऊन का कार्य करते हैं वो। और पीटर स्कूल से लौटता है और अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करने के लिए करते हुए देखता है। वैसे ही दूरी पर उनका जो भेड़ों का बाड़ा था जहाँ पर भेड़ों को रखते हैं वह पहाड़ियों से लगे हुए दूरी पर था, घास के मैदान पर स्थित था। ठीक है, तो और पीटर का परिवार जो है वो जैविक कृषि द्वारा सब्जियां मतलब ऑर्गेनिक खेती करता था, सब्जियां भी उगाता था। माम्बा और पीटर जो है दोनों विभिन्न विभिन्न स्थानों पे रहते हैं, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। उनका जीवन व्यतीत करने में बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत अंतर है और विभिन्न भूमि की क्वालिटी है,
सॉइल क्वालिटी अलग है, जल अलग है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं, वो भी अलग हैं, और प्राणी भी अलग हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग भी भिन्न है। ठीक है, इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण है संसाधनों की उपलब्धता। मतलब जहाँ तंजानिया में पानी की कमी है, वहीं न्यूजीलैंड में जो है वो पानी की इतनी कमी नहीं है, और उनके जो संसाधन हैं वो भी अलग हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कहीं कुछ ज़्यादा मिलता है, कहीं किसी चीज़ की कमी होती है। तो ये सारा एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होता है ना। जहाँ पर जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसे ही चीज़ें उपलब्ध होंगी या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, संसाधन उसी तरह से हम यूज़ करेंगे, है ना। भूमि, अब देखो, भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। अब सारे इम्पोर्टेंट जो संसाधन है वो देखेंगे हम, और इसमें किस भाग को हमें इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखना है, यानी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना है, ये देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग का। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं? देखो, इस चित्र में आप कितने भूमि के उपयोग जो हैं वो पहचान सकते हैं? आइए पढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब सभी जो भाग है, 30% भाग पर मैंने जैसे कि पहले पेज पे लिखा था और मैंने बताया भी था कि 30% भाग पर ही लोग रहते हैं, 70% जो भाग है उस पर विरल जनसंख्या या निर्जन है। ठीक है, तो 30% पे भी थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग में आवास योग्य नहीं है, मतलब रहने योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थल आकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र मतलब डेजर्ट, मरुस्थल क्षेत्र यानी डेजर्ट, एवं सघन वन जो घने एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं क्षेत्र, सामान्य विरल और निर्जन है। ठीक है, ये सब निर्जन चीज़ों में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे लिखा था यहाँ पर कि जो 70% जगह है, यहाँ पर लिखा है 70% जो जगह है वो विरल जनसंख्या है और निर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है निर्जन क्यों है। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि क्यों निर्जन है। ऊबड़ खाबड़ है कुछ जगह प्लेन्स हैं और पर्वतों की ढाल है कुछ। ठीक है, निम्न क्षेत्र ऐसे ही डेजर्ट हैं कुछ, और कहीं वन है, तो इसीलिए वहाँ पर नहीं रह सकते, रहने योग्य नहीं है, आवास योग्य नहीं है। उर्वर मैदानों व नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है? कृषि, वानिकी और खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करने में किया जाता है। इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों, जो हमने फर्स्ट 2 स्टोरीज पढ़ी थी, उसमें माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु। जैसी वहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी वैसी ही वहाँ पर खेती होगी, है ना। जिस चीज़ के लिए जैसी मिट्टी उपयोगी होगी वैसे ही मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा, वही चीज़ उगेगी वहाँ पर। तो वैसे ही जलवायु पे भी डिपेंड करता है। वैसे ही खनिज और जल की उपलब्धता पर भी, किसी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है जल की, किसी को कम। और एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, वायु कैसी होनी चाहिए। आप देखते हैं ना कि मैंगोज जो हैं वो गर्मियों में ही हमें खाने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? एटमॉस्फेयर की वजह से। जो सेब है हमारे, वो ठंडी जगहों से आते हैं, क्योंकि उनको
ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी की कम ज़रूरत होती है और ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो सभी इस पे डिपेंड करता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों और नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। और जो ये सामुदायिक भूमि है उसको और क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, यानी लाइफ स्टॉक। देन उसके बाद है जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित रहती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंखलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो खतरा हैं इनके लिए। ठीक है, यानी मृदा की कमी होना या फिर बंजर मिट्टी होना और डेजर्ट पर्यावरण, क्योंकि बहुत गर्म होता है डेजर्ट पर्यावरण, वहाँ पर कोई भी आप देखेंगे डेजर्ट में हमेशा कोई भी पौधे नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और यहाँ पर पानी उपलब्ध भी नहीं कराया जा सकता। पेड़ पौधे जो हैं वो पहले ही सूख जाएंगे, तभी तो यहाँ पर सिर्फ कैक्टस उपलब्ध होते हैं डेजर्ट में। अब देखिए भूमि का उपयोग भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन। सबसे पहले खेत, झोपड़पट्टियाँ ये सब हुआ करती थी, फिर कच्चे मकान होने लग गए, फिर पक्के मकान हुए। अब देखने को मिलते हैं हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, बंगलोज देखने को। तो भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे। देखो भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें संरक्षण कैसे करना चाहिए। जो भूमि संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं हमें भूमि की, उनका संरक्षण कैसे करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अब देखने को मिलता है कि भूमि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हम पेड़ों को काट देते हैं, है ना, और वन जो है वो धीरे धीरे उनका विनाश होता जा रहा है। जो कृषि योग्य भूमि है उनका बड़े पैमाने में, यानी बड़े अमाउंट में जो है विनाश होता जा रहा है। इससे यह प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मतलब वनों को नहीं काटना चाहिए, भूमि का उद्धार नहीं करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों का यूज़ नहीं करना चाहिए, उर्वरकों के नियमित उपयोग मतलब लिमिटेड वे में हमें यूज़ करना चाहिए, अतिचारण पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जो कि भूमि संरक्षण में काम आते हैं। अब देखेंगे मृदा कितनी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा संसाधन है मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, यानी सॉइल। ठीक है, वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप
स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, भूसंकलन का सामान्य रूप से शैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाण, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति का आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि भूस्खलन का प्रमुख विषय है और चिंता करने योग्य बात भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें जब भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती हैं ये सब चीज़ें, और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ठीक है, अब एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 में 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची, मतलब नुकसान पहुंचा। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। अब न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है? वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप अभी आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह के जब भूस्खलन में ऐसे भूकंप होते हैं या बाढ़ आती है या लैंडस्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पर उसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट के पेपर में भी, और कोई भी आप टेट दे देते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण होना चाहिए। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब देखो, जहाँ पर भूमि खिसक जाती है वहाँ पर प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना उन्होंने आवश्यक समझा है बचाने के लिए। अब देखो, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है। सतही अपवाह और झरना प्रभावों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है प्रतिधारी दीवार, साथ में जो है प्रतिधारी दीवार लगाई गई है। ठीक है, तो ये आपको फोटो में देखने को मिलता है। अभी आगे देखिए, जो ह्यूमस, देखो यहाँ पर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा को दर्शाया गया। बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा,
अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, जनक चट्टानें। अब देखो अपक्षयित कौन सी होती है? तापमान परिवर्तन और तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। ठीक है, तो ये होती है मृदा परिच्छेदिका। अब देखना, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रतिक्रिया के माध्यम से बनती हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब देखो मृदा किस किस प्रकार की होती है ये इसमें लिखा हुआ है, और मृदा का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखे गए हैं। अब मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, जनक, शैल, रंगन, ये सब आपको लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं, मतलब इनको बनाते कैसे हैं मृदा को। अब यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है। सीटेट के पेपर के लिए आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो ग्रीन बॉक्स हो साइड पे दिया हुआ या फिर चैप्टर के बीच में, बस एक बार रीड लगा लीजिए। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और वायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नकरणीय और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंकलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। मल्च बनाना, मतलब पौधों के बीच अनावृत्ति, भूमि जैव पदार्थ और जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, मतलब उपजाऊ कम हो जाती है। ठीक है, वेदिका फार्म चौड़े, समतल, सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है कि जिससे मृदा का संरक्षण किया जा सके और मृदा का निम्नीकरण किया जा सके। इसके कुछ उपाय हैं। अब देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। एक ही आकार में अ और ब 2 ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इनके बराबर मात्रा में मृदा भरिए। अ ट्रे की जो मृदा को खाली छोड़ दीजिए और ब ट्रे के गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए।
बाद में बर्ड ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए वे एक ढाल पर हों, मतलब दोनों बराबर ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और से मग जल डालें। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में से कितनी मृदा बह गई। आप देखेंगे कि जो राइस वाला, जहाँ पर राइस उगाई थी हमने, वो बिल्कुल साफ पानी आएगा। ठीक है। चट्टान बांध। अब चट्टान बांध क्या होता है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर पर वर्ष से भी अधिक हो गई। अब देखो यहाँ पर जल का उपयोग और जल उपलब्धता की समस्याएं, जल संसाधनों का संरक्षण, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। देन क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जल, जो कि हम समय समय पर बताते रहते हैं कि हमें वाटर सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जल हमें कहाँ कहाँ उपयोग में चाहिए होता है, चाहे वो पीना हो, खाना बनाना हो, नहाना हो, शौचालय हो, फिश फ्लशिंग हो, या फिर वस्त्र धोना हो, बर्तन धोना हो, बागवानी करना हो। कुल 150 चीज़ें हैं। ठीक है। क्या आप इस उपयोग को 150 प्रति लीटर हम खर्च करते हैं? कुल 150 प्रति लीटर, इससे ज़्यादा भी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 150 लीटर चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा ही खर्च होता है आजकल तो। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी सिर्फ जल की, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।